बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे सिखों के उस मुजाहरे के बारे में जो कि भारत में किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद पहलू ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। ये मुजाहरा मैं समझता हूँ भारत की हुकूमत के मुंह पे एक तमाचा है, एक शर्मनाक सूरत हाल, क्योंकि एक हमदर्द हुकूमत जो कि अवाम की, अपने किसानों की, हम किसानों से हमदर्दी रखती हो, जो महसूस करती हो कि उसके अवाम जो हैं उनका दर्द और उसका अपना दर्द एक है, तो वो हुकूमत तो लाजमी बात है कि अपने लोगों की बात सुनती है। लेकिन यहाँ पूरी सर्दियां गुजर गई, तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया वो बाहर पड़े हुए हैं, और किसान, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो बाहर, दिल्ली के बाहर सड़कों के ऊपर उन्होंने सख्त सर्दी में अपना वक्त गुजारा। लेकिन उनकी चूंकि जिंदगी का मसला था, उनके रोजगार का मसला था, लिहाजा वो ये नहीं कर सकते थे कि उठ के चले जाएं, अपने मुतालबात को अबंडन कर दें। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो उनके साथ बीतनी थी वो मैं समझता हूँ वही समझते थे। अब इनमें किसानों ने जब ये यलगार अभी लेके वो दिल्ली शहर के अंदर घुसे हैं, 90,000 ट्रैक्टर उन्होंने मस्टर किए हुए थे, जिनके ऊपर वो बैठ के सवार होके तो वह यलगार में गए। अब 2 माह के धरने या 2.5 माह के धरने के बाद अगर वो ये कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इल्जाम उनके सर पे आयद किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा बैरिकेड्स, रुकावटें लगाई हुई थी, पूरे इलाके को एक किले की शक्ल में उसको कवर करके रखा हुआ था। लेकिन चूंकि ये मुजाहिरीन डिटरमिन्ड थे, और आपको पता होगा, आपको अंदाजा होगा इस बात का कि सिख जो है वो खासी हद तक अपनी बात पे अड़ जाने वाली कौम है, और काफी मुसम्मम इरादे के साथ वो निकले, और बातचीत वगैरह किसी चीज की वजह से वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। नतीजा ये है कि वो उन बैरिकेड्स को हटाते हुए, तमाम जो रुकावटें थी उनको तोड़ते हुए वो दिल्ली के अंदर दाखिल हुए, और बल्कि बाज़ जगहों पे तो उन्होंने बसें वगैरह हटाई, क्योंकि उन्होंने पुलिस से क्रेन छीन ली थी, और क्रेन के जरिए उन्होंने बाकी रुकावटें भी वहां से हटाई। जो सूरत हाल थी आज की वो ये थी कि एक तरफ तो आज 26 तारीख, जो कि 26 जनवरी, भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा था। इधर सिख एक अपनी जंग लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ कश्मीर में पूरी आबादी कैद थी। वहां एक दिन पहले से ही कर्फ्यू लग गया, और पूरी रात वहां पे छापे पड़ते रहे, घरों में तलाशियां होती रहीं, और कश्मीरियों की जिंदगी जो है वो अजीरन किए रखी। आप सोचिए कि कश्मीरियों के हालात जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से वो बेचारे इस मुसीबत में फंसे पड़े हैं, उनके साथ मजीद सख्ती और उनके ऊपर मुसीबत के पहाड़। फिर ये भी है कि वहां पे जबरदस्ती इन्होंने तिरंगे लहराए, कश्मीर के अंदर श्रीनगर में 2-3 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने झंडे चढ़ाए जबरदस्ती, यानी कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक के ऐन खिलाफ कश्मीरियों ने रिजेक्ट किया। लिहाजा देखने में आया कि दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, वहां पे उनके गेट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया, और ये उस चीज की नफी थी जो कि भारत ने वहां पे तिरंगे लगा के की, और उस चीज को कश्मीरियों ने रिजेक्ट किया। इसी तरह सिखों ने लाल किला के ऊपर अपना खालसा झंडा लहराया और तिरंगा उठा के फेंका। मैं सुन रहा था कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल इस पे बावेला मचा रहे थे कि तिरंगा जिसको हम इतनी इज्जत करते हैं, सर पे बैठाते हैं, आज वो जलील हो रहा है। वो जलील होना, सिख को इल्जाम देना ज्यादती है। इल्जाम दे मोदी को। बात यह है कि कवानीन आपने बनाए, अगर कवानीन आपके लोग जिनके लिए बनाए वो मानने को तैयार नहीं, तो आपका क्या राइट है कि उन कवानीन को आप लेके बैठे हुए हैं। तो मोदी ने चूंकि जिद पकड़ी, और उसके सर पे ये भूत सवार था कि उसने जो कदम उठाया है वो ठीक है, बाकी सब भारत गलत है, और ये कदम उसने वापस नहीं लेना। नतीजा ये कि ये सूरत हाल आज इतनी बिगड़ गई। अब यहाँ पे इससे पहले बातचीत का जो ये राउंड चले, तकरीबन 9 दफा इन्होंने सिटिंग की, सिखों के साथ बातचीत की, और वो 9 राउंड जो थे वो नाकाम हुए। यहां तक कि इन्होंने 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए उन कवानीन को पेंड करने का कहा कि हम उसको रोक देते हैं, 18 महीने बाद उस पर लागू करेंगे। तो वो सिखों ने वो भी तस्लीम नहीं किया, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये आज अगर एक कानून उनके हक में, उनका मौत का परवाना है,
तो 18 महीने बाद क्या वो बेहतर हो जाएगा? वो वहीं का वहीं रहेगा। उनको मोदी की चालाकी का पता था कि ये टाइम खरीद रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, और उसके बाद बिल आखिर हमें वही करेंगे जो आज इन्होंने सोचा हुआ है। अब यह कि इसके साथ साथ हजारों सिख जो हैं वो दिल्ली भी बम्बई भी पहुंचे, मुंबई में उन्होंने मुजाहरे वगैरह किए, और मुजाहरे भी होंगे वहां पे मजीद। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों में जहां जहां भी सिख आबाद हैं, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, हांगकांग में, जहां भी सिख हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारत के एम्बेसी के बाहर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे किए और खालिस्तान के झंडे लहराए। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और भारत के खिलाफ नारे लगाए। ये सूरत हाल कभी पैदा न होती अगर मोदी जो है वो जिद्दी इंसान ना होता और कुछ उसके अंदर हिंदुत्व का अगर जोश ना होता तो ये काम ना होता, क्योंकि सिख उसके लिए वो मानी नहीं रखते जो हिंदू मानी रखता है, और हिंदू में भी ऊंची जात का हिंदू, और उसमें भी अंबानीज और वो लोग जिनको वो समझता है कि इस मुल्क में दौलत उनका हिस्सा है, उन्हीं के पास होनी चाहिए। लिहाजा ये सारी खेल जो है वो खराब हुआ, और नतीजा ये कि एक तरफ कश्मीरी आज इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाते रहे, दूसरा दिल्ली मैदान जंग बना रहा जहां सिख अपने हकूक की लड़ाई लड़ते रहे। अब चीज ये है कि जब मोदी इस कानून को बदलने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्या सिख जो है वो हथियार फेंक देंगे? ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि सिख वो कौम है जो कि इरादे की पक्की है, और जब वो एक बात पे अड़ जाते हैं तो ये नहीं हुआ कि वो ये अपनी बात को टाल दें या वो किसी की बातों में आ जाएं। वो मुसम्मम इरादे के साथ आए, और ख़ास तौर पे यहाँ पे तो बड़ा विजिबल था कि जब वो इतनी शदीद सर्दी में इतने अरसे तक बैठे रहे और वो वहाँ से हिले नहीं, और उन्होंने वार्निंग दी कि 26 को हम ये करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये समझ जाना चाहिए था मोदी को कि जो भूत उसके सर पे सवार है उससे उस भूत को उतार के ही दम लेंगे, उसके बगैर नहीं जाएंगे। ये मेरा ख्याल है मोदी की एक बहुत बड़ी गलती है जो वो समझ नहीं सका, और उसने वही रवैया अख्तियार किया जो पहले मुसलमानों के साथ कर चुका था, लेकिन सिख गालिबन उसके काबू से बाहर है। अब वो ये है कि यहाँ पे इस बात के ऊपर इतने पे इक्तफा नहीं। आज सिखों ने लाल किले के बाहर बहुत मुकाबला किया, पुलिस बहुत ज्यादा थी, पुलिस को मार मार के उन्होंने वहां से भगा दिया। खुद वीडियो क्लिप्स में नजर आ रहा था कि पुलिस वहां से जान छुड़ा के भाग रही है। बास सिपाहियों ने तो पुलिस वालों ने किले के जो बाहर की बाउंड्री वॉल है बहुत ऊंची है, उससे छलांगे लगा के बाहर अपनी जान बचाई और भाग निकले। तो चुनाचे वहां पे आज सारा दिन लाल किला के बाहर खालसा का राज था। अब ये कि भारत एक ऐसा मजमूम मुल्क है कि इनके मीडिया ने फिर वही राग अलापना शुरू किया, और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जनाब इस मुजाहरे के पीछे ISI है। फिर कहना शुरू कर दिया कि इनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है। मुख्तलिफ सिखों को जब इन्होंने इंटरव्यू किया, बहुत सारे सिख कोई आके मुजाहरे में वहां पे शामिल हुए थे, कोई अमेरिका से आया हुआ था, कोई और बाहर से, और जो लोकल भी, जो किसान नहीं भी थे, वो वहां पे शामिल, और वो कहने लगे कि फंडिंग हम कर रहे हैं, हम लाला के हर चीज, वो खुद उनके कपड़े धो रहे हैं। वो समझते हैं कि किसानों का जो एहतजाज है ये एक इतनी सच्चाई है और इतना हक बात है कि इसका साथ निभाना, साथ देना हर किसी की जिम्मेदारी है। चुनाचे उन्होंने अपने घरों से सामान ला ला के तो उनकी सेवा की, उनकी खिदमत की। कोई उनके जूते साफ कर रहा है, कोई उनके कपड़े धो के इस्त्री कर रहा है। ये सारा किस्सा जो है ये वहां पे देखने में आया, और ये हैरानी की बात यह है कि मोदी को ये चीजें नजर नहीं आई। अब बात यह है कि भारत सिखों को क्यों शक्को शुबे की नजर से देखता है, ये ISI का नाम क्यों आता है? असल चीज ये है कि ये काम जो भारत अब जो देख रहा है, ये खालिस्तान की तहरीक जो है वो वहां पे 1970 की दहाई से चली, और 70 की दहाई से चली तो इसमें काफी ऊंच नीच आते रहे, वक्तन फक्तन कभी ये बढ़ जाती रही, लेकिन ये थी इंडिजिनस, वहां पे लोग मौजूद थे जो कि इसमें हिस्सा ले रहे थे। और ये आपने फिर देखा कि 1984 में बिल आखिर ये संत जरनैल सिंह भिंद्रावाले जो थे वो आगे बढ़े, और उन्होंने फिर गोल्डन टेम्पल में पनाह भी ली। फिर वहां से बैठ के उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी, और वो अपने मजहब और दीन की बुनियाद पे खालिस्तान बनाने का उन्होंने ऐलान किया। वो खालिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन भारतीय फौज की फौजकशी के बाद
वो वहां पे शहीद हुए, मारे गए, और इस तरह गोल्डन टेम्पल भी तबाह हुआ। उसके बाद आपको याद होगा ये 1984 में फिर आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के सिख गार्ड्स ने फिर इंदिरा गांधी को कत्ल किया, ये उसी का रिएक्शन था। अब बात यह है कि ये सारा काम जब चल रहा था तो 1970 की दिहाई से ही भारत ने रॉ के अंदर अपने स्पेशल सेक्शंस बना दिए हुए थे, जिनको बड़ी खुला पैसा मिलता था, फंडिंग दी जाती थी कि आप मुख्तलिफ जगहों पे सिखों को खरीदें और उनको कहें कि वो अपने ही जो सिख बरादरी है उसके साथ बेवफाई करें, उसमें जासूसी करें, उनका सत्यानाश करें, और ये पैसा बेदरे खर्च किया जा रहा था। ये काम चलता रहा 1990 तक, और फिर 1990 में आके भारत ने रॉ के अंदर वो सेक्शन बंद कर दिए जो कि सिखों के बारे में रखे हुए थे, या खालिस्तान सेक्शन जिन्हें कहा जाता था, वो इन्होंने बंद कर दिए और फिर बहुत अरसे तक बंद रहे। लेकिन अब फिर ये सेक्शन इंटेलिजेंस के स्पेशली सिखों के मामले में ये फिर एक्टिव है, और फिर दोबारा इनको रीएक्टिवेट किया गया, बनाया गया, और ये बनाने की जरूरत उन्होंने महसूस की जब पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो एक लिमिटेड जगह है, वहां आप क्या किसी को कर सकते हैं, बॉर्डर से 3-4 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, और फिर चारदीवारी है जिसके अंदर सिख रह के वहीं से सुबह आए शाम वापस चले जाते हैं। लेकिन भारत उतने में भी सिखों के ऊपर एतमाद और एतबार करने को तैयार नहीं, लिहाजा वहां पे हर तरफ उनके आसपास उनकी चेकिंग देखना, और उनके साथ साथ उनके ऊपर इंटेलिजेंस, कुत्तों की तरह इंटेलिजेंस छोड़ी हुई है। नतीजा ये कि वो वहां पे आके तो सिर्फ पाकिस्तान साइड पे पहुंच के खुली फिजा में सांस लेते हैं, वरना तो भारत वाली साइड पे उनके ऊपर खासी घुटन होती है। तो ये काम जो है वहां पे चल रहा है, और ये तकरीबन उन्होंने जैसे ही ये करतारपुर का कॉरिडोर हमने खोलना था उससे पहले पहले तैयारी करके ये सेक्शन उन्होंने दोबारा कर दिए थे, चला ये इनको रीएक्टिवेट कर दिया। अब बात यह है कि अगर बीजेपी की अपनी पॉलिसीज एंटी सिख हैं, अगर उनकी अपनी पॉलिसीज एंटी मुसलमान हैं, तो ये जो उनकी पॉपुलेशन है ये लाजमी बात है कि उनसे कभी खुश नहीं होगी, और उनके अंदर इनके खिलाफ एक नफरत पाई जाएगी। मुसलमानों को तो आपने देखा दिल्ली में क्या हाल हुआ उनका, उनको उनके कत्ल गारत की गई, मस्जिदों के ऊपर उन्होंने बीजेपी के झंडे लहराए। आप सोचिए, यही वो चीज है जो आज इनको दुख देखना पड़ा कि जब मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए तो मुसलमान जो वहां पे थे वो बेचारे जिनके पास ना कोई हथियार ना कुछ, अपना दिफा नहीं कर सक रहे थे, सिर्फ खून के आंसू रोते थे, आज इनको वो दिन देखना पड़ा कि जनाब दिल्ली के लाल किले के ऊपर सिखों ने अपना झंडा लहराया और ये उनको रोक नहीं सके। तो ये वही वो फसादी पॉलिसी है उसकी बीजेपी की, और बीजेपी के 3 रहनुमाओं की, जो मैं कहूंगा अमित शाह, मोदी और दोवल, ये तीनों शैतान जो रखे हुए हैं इन्होंने ये इस सारी सूरत हाल को यहां तक पहुंचाया है। और अब बहाना ये कर रहे हैं कि जनाब इसके पीछे आईएसआई है, वो फंडिंग दे रही है। ये वो मैं समझता हूं कि वही ड्रामा है डिसइंफो वाला जो ये पहले से चलाए आ रहे थे, जिसका हमने यूरोपियन यूनियन में भी आज उसकी सुनी बाज़गश्त, और वो वही डिसइंफो लैब वालों ने ये सारा इनका ड्रामा खोला। 15 साल से ये किस्सा चला रहे थे, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं कि फिर दुनिया पूरी में डिसइंफॉर्मेशन, यानी अब पाकिस्तान पे इल्जाम, आईएसआई पे इल्जाम, और इसी तरह दूसरे मुल्कों पे कि जी वहां से फंडिंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं, जबकि अपने गिरबान में कतन झांक के नहीं देखते कि हम अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं, हम उनके हुकूक, उनका रोजगार किस तरह तबाह कर रहे हैं। जब आप ये काम करेंगे, खास तौर पे जब किसी के रोजगार को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपके ऊपर फूल फेंकेगा? वो अभी भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा उन्होंने किया कि आपके 2-2.5 महीने वो बाहर बैठ के खुद तकलीफ उन्होंने उठाई, आपने तो परवाह नहीं की, वो अंदर बैठे रहे। और फिर अब जब वो दिल्ली में गए हैं तो आपने आईएसआई का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है भारत को शर्म आनी चाहिए। ये सारी चीजें अपने गिरबानों में झांक के अगर देखें तो अंदर से उनको अपना जमीर गंदा नजर आएगा। इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना मैं समझता हूं किसी भी सूरत मुनासिब नहीं, और ये उसी जिल्लत का हिस्सा है जो ये 15 साल से करते आ रहे थे, और जिसकी वजह से आज भारत बदनाम भी है और दुनिया पूरी में रुस्वा है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।